धन्यवाद डॉक्टर साहू, आदरणीय चेयर प्रोफेसर मधुरेंद्र सर, आदरणीय प्रोफेसर पंकज कुमार सर, आदरणीय प्रोफेसर अनुराधा मैडम सर। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जब मैं पंकज सर के पास आया तो उन्होंने तुरंत मुझको बहुत गाइड किया और एनकरेज किया कि तुरंत इसको रखाओ। और ये संख्या देखकर मैं कह सकता हूँ कि मेरा विचार सही था, क्योंकि विश्वविद्यालय में G20 पर अभी तक कोई बहस शुरू नहीं हुई जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आप सब लोगों का भी आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो अपना पर्चा लिखा हूँ वो इस हिसाब से लिखा हूँ क्योंकि मैं इसको इंटरनेशनल रिलेशंस, अभी आपने 2 स्पीकर सुने, इंटरनेशनल रिलेशंस के नज़रिए से मैं G20 की प्रेसिडेंसी को डेवलपमेंट स्टडीज़ के नज़रिए से देखता हूँ। मैं उस नज़रिए से, वो एक नज़रिया है और वो एक बहुत बड़ा नज़रिया है, लेकिन मैं इसको ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंट के नज़रिए से देखता हूँ। और उसमें जो मैं समझता हूँ कि आज का जो वर्तमान परिदृश्य है, मैं ज़्यादातर हिंदी बोलूँ तो पता है कि हिंदी मीडियम के ज़्यादा छात्र हैं और हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें समसामयिक बिल्कुल, उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं पिछले लगभग 5 वर्षों में। एक तो बिल्कुल ताज़ा जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी का भी मोटो था, रिकवर टुगेदर रिकवर अगेन, वो पैंडेमिक से निकलने के बाद का था कि पैंडेमिक में हम कैसे साथ साथ रिकवर करें। एक ग्लोबल पैंडेमिक को हमने झेला, पूरी दुनिया ने झेला, और उसने बिल्कुल मानव जीवन के हर पहलू को छुआ, शोध के हर पहलुओं को छुआ और छूता। अभी तो उसके बहुत सारे शोध होंगे आने वाले समय में, और अभी तक हम उससे पूरी तरह से उभरे नहीं। तो इस बात को समझना होगा कि एक परिदृश्य ये है। दूसरा, जब तक हम उससे उभर भी नहीं पाए तब तक यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसने पहले से खराब फूड सप्लाई चेन में और योगदान दे दिया। एक दूसरा परिदृश्य वो भी। और तीसरा जो एक लंबे समय से चला आ रहा है, लगभग पिछले 30 वर्षों से, इंटरनेशनल रिलेशन का या डेवलपमेंट स्टडीज का भी, कि ग्लोबल साउथ की आवाज, जो हम विकासशील देश है, उसकी आवाज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर किस तरीके से स्थापित हो सके, प्रभावी ढंग से स्थापित की जा सके। तो इन 3 परिदृश्यों में मैंने अपने पेपर को लोकेट किया है, और जो G20 प्रेसिडेंसी के लिए मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कह दिया कि ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है, निश्चित तौर से गर्व की बात है। और जैसा सेमिनार स्टॉक का टाइटल भी रखा मैंने कि दिस इज द होप फॉर फ्यूचर, एंड व्हेन आई से फ्यूचर, इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडियाज फ्यूचर, इट्स अबाउट ग्लोबल फ्यूचर, दैट हाउ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी दैट वुड बी शेप्ड through this presidency and the coming presidency that will go to the Brazil. So in that sense, because ट्रोइका का कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि G20 का कोई अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो जो पीछे की प्रेसिडेंसी और आगे की प्रेसिडेंसी और जो करंट प्रेसिडेंसी है, वो तीनों मिलकर उसको बनाते हैं। सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसमें मैं इसको 3 लेवल पर मैं इसका विश्लेषण करने की 15 मिनट में कोशिश करूँगा। एक पहला लेवल जो डॉक्टर साहू ने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करूंगा, जिसको वो कल्चरल कह रहे हैं, मैं इसको इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल लेवल कह रहा हूँ, जो G20 का लोगो ही है, और लोगों के नीचे जो सब लाइन है, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश में कहा जाए तो बहुत सामान्य ज्ञान की बात है, और हम लोग उसको मानते हैं, जीते भी हैं, अतिथि देवो भव की तरह, उसी तरह से इसको भी जीते हैं। तो उसके मैं उसके स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा, बस उसका जो इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है उस पर जाऊंगा, और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है उस पर जाऊंगा। कि जब हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है, तो डेवलपमेंट स्टडीज में या अंतरराष्ट्रीय स्टडीज में परिवार का कॉन्सेप्ट क्या होगा, जबकि जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो हार्डकोर नेशनल इंटरेस्ट से ही गवर्न होगा, होते आए मॉर्गन ताऊ से लेकर और अभी तक जयशंकर तक। तो उस स्थिति में, और इसका बहुत क्रिटिक है कि परिवार कौन होगा, परिवार में एक मुखिया होगा और परिवार पैट्रियार्कल होगा। इसलिए इस बार की G20 बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जेंडर इक्विटी की बात करती है, उस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर में। परिवार का मुखिया कौन होगा, परिवार में हायरार्कीज होती हैं, उन हायरार्कीज को कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में डिजाइन किया जाएगा,
और यही सारी तो हमें सबसे पहला मुझे लगता है इंडिया को जो G20 पर मैं होप कह रहा हूँ, मैंने टाइटल ही रखा है, वो है कि हमें परिवार मतलब वसुधैव कुटुंबकम की अपनी फिलॉसफी को उसको री इन्वेंट कर आम भाषा में बोले तो उसको रीपैकेज भी करना होगा। जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको बहुत सॉफ्ट पावर जिसको बोलते हैं उसको बहुत तेजी से दुनिया में फैलाना होगा। और इसके क्लोजर, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हम लोगों का ऑलमोस्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर और अभी तक डिप्लोमेटिक मंत्रा रहा है। हर प्राइम मिनिस्टर ने, हर प्रेसिडेंट ने इसको किसी ना किसी तरीके से हर इंटरनेशनल फोरम पर यूज किया है अपनी कल्चरल सुप्रीमेसी या उसके लिए। और तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि कुटुंब का जो अनुवाद हुआ है फैमिली, दैट वी आर अ वन फैमिली, वो शायद मुझे लगता है उसको री इंटरप्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि कुटुंब जो है वो फैमिली नहीं है। मैंने जो उस पर थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश की तो मुझको एक एंथ्रोपोलॉजिकल शब्द नजर आता है क्लैन का, लेकिन उसमें भी दूसरे प्रॉब्लम खड़ी होती है, उसका भी क्रिटिक है। तो लिटरेचर में देखता हूँ कि एक जर्मन शब्द है स्टेम, जिसका मतलब होता है कि ओरिजिन फ्रॉम वन रूट। वो एक पेड़ के लिए है, पेड़ की स्टेम है, ओरिजिन फ्रॉम वन रूट। तो यदि हम ये कह रहे हैं कि हम सारे इंसान एक ही रूट से पैदा हुए हैं या उत्पन्न हुए हैं और हमारा उद्देश्य यदि शांति से जीवन जीना है, शांति और सौहार्द से जीवन जीना है, तो मुझे लगता है कि फिलोसॉफिकल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर इसको रीडिजाइन और रीइन्वेंट करने की जरूरत है अपने मोटो को। ये उसकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही पैरोकियल अंडरस्टैंडिंग है दैट वसुधैव कुटुंबकम इज इक्विवेलेंट टू वर्ड इज फैमिली। हमें उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। ये तो मैं सिर्फ उसके इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल लेवल पर इस बात को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। दूसरा जो पहलू है वो है उसका आर्थिक और राजनीतिक पहलू, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय की G20 में आर्थिक और राजनीतिक पहलू क्या होंगे। जैसा हम जानते हैं, पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि G20 जो है वो 80% ट्रेड है, 80% GDP है, 70% ट्रेड है, 2/3 पॉपुलेशन है, एक बड़ा समूह है और इसको बनने में पिछले लगभग 20 वर्ष का समय लगा है। और एक ये बहुत लंबी सोच के बाद, एक डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस के बाद ये निकल कर आया है। तो ऐसे में क्या ये जरूरी है, जबकि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया हो और उससे भी आगे जाकर, मल्टीपोलर से भी आगे इंटरनेशनल रिलेशन में दूसरा एक शब्द आया है प्लूरीलैटरल, तो वो पढ़ते होंगे जो पॉलिटिकल साइंस के हैं। तो मल्टीलैटरल वर्ड ही नहीं है वो, आप प्लूरीलैटरल वर्ड में हम लोग उस तरफ बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर ग्लोबल साउथ ही लीडर हो, जहाँ पर लीडरशिप ग्लोबल साउथ के पास हो। तो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इंटरनेशनल फाइनेंस या इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज के लेवल पर ही या ग्लोबल मार्केट के लेवल पर इंटीग्रेशन ना हो या रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लेवल पर ना हो। और इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लीडरशिप या उनका रिफॉर्म्स किस तरीके से किया जाए। और ये वक्त की जरूरत है और पिछले 25 वर्षों से इस जरूरत को टाला जा रहा है। उसकी रेजिस्टेंस है फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ कि नहीं ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। यही रेजिस्टेंस जो एक भी सवाल उठा और डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया और एक छात्रा ने भी पूछा कि डील ब्रेकर है, मैं उसको अलग तरीके से देखता हूँ। पेरिस एग्रीमेंट में जो क्लाइमेट चेंज पर हुआ उसमें हम डील ब्रेकर नहीं है, हम डील निगोशिएटर, क्योंकि यदि हमारी शर्तों पर नहीं हो रहा है हम नहीं मानेंगे, हम अपनी सॉवरेनिटी पर बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। तो ये वेस्ट का नजरिया हो सकता है कि वो हमें डील ब्रेकर बोले, तो उसका प्रोपेगेंडा हो सकता है। हमारे लिए हम डील को नेगोशिएट कर रहे हैं व्हिच सूट्स आवर नेशनल इंटरेस्ट, rather hard bargainer और हार्ड बार्गेनर हम लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं एंड टिल वी रीच टू द एग्रीमेंट वी कीप ऑन नेगोशिएटिंग एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो ब्रेकर तो तब होते थे हम बॉयकॉट कर देते, बाहर निकल जाते, बट वी आर नेगोशिएटिंग एंड वी आर एन एक्टिव नेगोशिएटर। तो और हम बार बार कह रहे हैं कि हाँ, सबसे ज्यादा यदि क्लाइमेट चेंज से ही शुरू कर लेता हूँ, सबसे ज्यादा क्लाइमेट को नुकसान यदि किसी ने पहुंचाया है और डेटा दिखा रहे हैं, रिसर्च दिखा रहे हैं, तो ग्लोबल नॉर्थ ने पहुंचाया। ये मेरा कहना नहीं है, ये सब जानते हैं और मैं डेटा दे सकता हूँ। और तो सबसे ज्यादा जो डैमेज करने वाला है
वही सबसे ज्यादा कंसेशन भी मांगने वाला है। ये तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड इंटरनेशनल रिलेशंस में या डेवलपमेंट स्टडीज में नहीं हो सकता। इसीलिए मैं दूसरा उदाहरण उसका यहाँ देना चाहता हूँ, वो है हमने WTO पर लगभग 20-25 साल निगोशिएट किया, और WTO के लिए भी यही कहा जाता था कि हम एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर साइन नहीं कर रहे, वो हमारे लिए बड़ी इंडिया साइन नहीं कर रहा, इंडिया इज द रोड ब्लॉकर। नहीं तो अब तक तो हम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना लेते, दोहा राउंड से उरुग्वे राउंड से लगातार हमने निगोशिएट की। हमने नहीं, हमने कहा यदि यूरोपियन यूनियन की मार्केट की एक्सेस मेरे किसान को है तभी मैं अपनी मार्केट की एक्सेस आपको भी दे सकता। इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पर ही हम निगोशिएट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट भी नहीं करेंगे। एज रिस्पॉन्सिबल नेशनल पावर we will be the part of the negotiation, but we will also see that our national interest is met out. तो यही बात क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस पर है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और मुझे लगता है कि G20 का पूरा फोकस होप फॉर द फ्यूचर वो इसी बात पर होना चाहिए इस आने वाले वर्ष में, कि हम कैसे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल साउथ के लिए हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करा सकें, तभी हम कोई क्लाइमेट जस्टिस, चाहे वो बायलैटरल एग्रीमेंट हो जैसे कि सोलर अलायंस है जो फ्रांस के साथ है, जर्मनी के साथ हमारा अलायंस है सोलर एनर्जी पर, और चाहे वो मल्टीलैटरल और या फोरम के लेवल पर उस तरीके के एग्रीमेंट या अलायंस हो। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि G20 वीज़ावी G7 का रिलेशन क्या होगा, क्योंकि G7 इसमें कुछ डेवलपिंग कंट्रीज तो हैं G20 में, G7 तो पूरा का पूरा उन्हीं का क्लब है, इट्स अ रिच कंट्रीज क्लब। और जबकि अभी वो जापान के पास उसकी प्रेसिडेंसी है, मई में उसकी होने वाली है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया से होकर गए हैं, और यहाँ से होने के तुरंत बाद यूक्रेन में गए। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ इट, कि उसके मतलब क्या है इस तरीके के विजिट्स के, जबकि शी जिनपिंग रूस में बैठे हों उसी समय पर। तो जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है, जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत डायनामिक इस समय। दिस इज द मोस्ट थ्रिलिंग पीरियड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इस समय एज ए स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि इतनी घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं दुनिया के हर कोने में, और खासतौर से जहाँ पर यूक्रेन एक हॉट स्पॉट बना हो और उसके इर्द गिर्द पूरी लामबंदी करने की कोशिश की जा रही हो, और उसी में से हमें अपनी डेवलपमेंटल नीड्स को निगोशिएट करके अपने पक्ष में समझौता करा पाना, और इंडियन डिप्लोमेसी की स्किल यहीं पर है। दैट्स व्हाई आई कॉल इंडियाज प्रेसिडेंसी एज होप फॉर द फ्यूचर। वो हम कर पा रहे हैं, कई जगह पर किया है, क्लाइमेट चेंज में हमने किया है, G7 से नेगोशिएशन में हमने किया है, वो हम ट्रेड एग्रीमेंट ला पा रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी ला पा रहे हैं और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी ला पा रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि इस बात को समझा जाए। तीसरा मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें फोकस जिन चीजों पर रखना चाहिए, जो 200 मीटिंग्स हम करेंगे जिसमें से कुछ हो चुकी है, उस पर कोई समझौता नहीं हुआ, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग से कोई ना कोई समझौता निकले। डिप्लोमेसी में इसकी कोई हर जरूरी उसमें समझौता निकले। We agree to disagree itself is an agreement। तो डिप्लोमेसी में तो हम लोग यही मानते हैं कि itself is an agreement। यहाँ तक तो पहुँच गए और फिर ठीक है अगली मीटिंग फिर करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ G20 का फोकस इसी पर होना चाहिए आने वाले पूरे एक वर्ष में, और हिंदुस्तान का भी होना चाहिए, और वही ब्राजील का भी होगा नेक्स्ट ईयर जब ब्राजील के पास वो प्रेसिडेंसी जाएगी, जिसमें दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक है क्लाइमेट जस्टिस जो कि क्रॉस कटिंग है, और दूसरा है विमेन्स इन्वॉल्वमेंट एंड लीडरशिप, जिसको और टेक्निकल शब्द में बोला जाए तो जेंडर इक्विटी अक्रॉस द सेक्टर्स, उसको कैसे स्थापित कर सके। विमेन इन लीडरशिप बोथ एट द इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फोरम्स लाइक यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल की सीट की भी मैं बात नहीं करूंगा, उस पर आप सब लोग बहुत जानते हैं, बहुत सारा लिखा जा रहा है, वो है और वो होके रहेगी कुछ समय में, ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर है हमसे, वो होके रहेगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए लेकिन उसमें हम ये देखिए कि कितनी यूनाइटेड नेशंस की विमेन सेक्रेटरी जनरल कितनी, उसकी लीडरशिप कहाँ है,
G7 में एक एंजेला मर्केल थी उस समय जर्मनी की, तो अभी तो वो भी नहीं। तो G7 की निगोशिएशन किस लेवल पर होगा? जेंडर इश्यूज पर, पॉवर्टी के इश्यूज पर, क्लाइमेट जस्टिस पर, एनवायरनमेंट पर, कोस्टल एरियाज के इश्यूज पर, वर्क एंड वेज पैरिटी के इश्यूज पर। WTO में यदि वेज पैरिटी की हम बात कर रहे हैं तो वेज पैरिटी, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो पूरी दुनिया में नहीं है, महिला और पुरुष की समान है। बहुत सारे सेक्टर्स में है, लेकिन इवन कॉर्पोरेट में नहीं है, यूरोप में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है। तो उनकी वेज पैरिटी की बात कौन करेगा? और तो इसलिए लगता है कि जो मुझे सिर्फ 1 घंटा दिया है पंकज सर ने, उसी में बंद करने इज टेरिबली बिजी आई नो। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया शुड एस्पायर थ्रू आउट द ईयर फॉर inclusive, ambitious, decisive and action-oriented presidency, where we can move from multilateralism to plurilateralism with the leadership of the Global South having women into it. Thank you very much. How many questions? First raise your hand. Number 1. Only one. Please chalo. सर मेरा नाम अनुराग कुमार गुप्ता है, मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। सर जैसा आपको पता है कि भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता पाया है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि ये गर्व की बात है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि G20 की मीटिंग कई सालों से चली आ रही है, तो ऐसा क्या कारण था कि भारत अभी तक G20 की अध्यक्षता नहीं पा रहा था? ऐसा कोई कारण नहीं था। जब 2007 में इसको फॉर्मलाइज किया गया और G20 में जैसा कि मैडम ने बताया, निहारिका मैडम ने बताया कि 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है, और G20 के चार्टर के हिसाब से प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल है वो, ऐसा नहीं है कि परमानेंट प्रेसिडेंसी है हमारे पास। अगले साल ब्राजील पर चली जाएगी, 25 में साउथ अफ्रीका पर चली जाएगी, तो सारे 19 देशों के पास एक रोटेशन पूरा होगा और फिर से दोबारा से वो रोटेशन शुरू होगा उस चार्टर के, उस एग्रीमेंट के हिसाब से। तो उस क्रम में इस वर्ष हमारा नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन उसी के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो पैंडेमिक के समय पर स्थिति थी, और पैंडेमिक में भी खास तौर से फूड सिक्योरिटी, इतनी बड़ी आबादी की जो सुरक्षित की गई, वो एक आगे आने वाले समय में शोध का विषय होगा। उससे भारत की कम से कम ग्लोबल इमेज उसमें वृद्धि हुई, उसका एक असर, उसका एक परसेप्टिव अंतर पड़ा है। रियल अंतर कितना होगा ये तो आने वाले समय में शोध पर निर्भर है। ठीक है सर, आपने कहा कि ग्लोबल नॉर्थ जो है वो ज़्यादा कंसेंसस नहीं इस पे बैठा पाता कि इन्वायरमेंट के लिए ग्लोबल साउथ ज़्यादा जिम्मेदार है, ग्लोबल नॉर्थ ये कहता है। तो क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट तो ये नहीं जानता कि किसने ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया है, किसने कम फैलाया। वो तो जैसे कि भूकंप वगैरह अर्थक्वेक या सुनामी आती है तो किसी भी कंट्रीज में आ जाती है, वो तो ये नहीं देखती कि किसने कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ। तो क्लाइमेट फाइनेंस और क्लाइमेट जस्टिस के मुद्दे पर कंसेंसस क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कंसेंसस हो गया किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो क्रॉस कटिंग होगा। क्रॉस कटिंग का मतलब समझ लो कि जो अक्रॉस सेक्टर होगा, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज होगा, उस पर जैसे मैंने WTO का उदाहरण दिया, हम ग्लोबल गवर्नेंस की बात कर रहे थे, ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहे थे, उस पर लगभग 25 वर्ष निगोसिएशन चला, तब हमने उस पर आज सिग्नेचर की है, मतलब कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले। वो निगोसिएशन भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि आपको ये समझना होगा, डेवलपमेंट स्टडीज में एक शब्द है क्रिटिकल एडवांटेज, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ के पास क्रिटिकल एडवांटेज है, हिस्टोरिकली रहा है, इकोनॉमिकली है, फाइनेंशियली है, वो हमसे पहले विकसित हो चुके, हम कॉलोनियल कंट्री रहे। तो इस पूरे क्रम को जब हम देखेंगे तो निगोसिएशन एंड हार्ड निगोशिएशन इज द ओनली आंसर। It's not necessary कि every time he comes out with an agreement immediately. तो इसका डायरेक्शन ये होगा that we will continue to engage diplomatically with our own terms and conditions, suiting our own national interest. ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आएंगे वहाँ। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बस ये कहना चाहता हूँ कि
जस्ट बाय डिफॉल्ट ये हो गया कि ये पूरा पैनल जेएनयू वाइट पैनल हो गया। बद्रेन सर भी जेएनयू के हैं और उसमें भी सबसे अच्छा हो गया, एक ही हॉस्टल का हो गया, तीनों में जो है वो